अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है लिनक्स हायरार्की स्ट्रक्चर। इसमें हमने ये देखना है कि जैसे हमारे पास विंडोज़ में अगर हम ये फ़ाइल एक्सप्लोरर को ओपन करें, तो इसमें देखें ये होता है ना कि ये हमारा होम फ़ोल्डर होता है। इसके अंदर हमारे पास डेस्कटॉप फ़ोल्डर होता है, डाउनलोड्स होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, पिक्चर्स, म्यूज़िक एंड ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट्स अगर हम लेते हैं तो वो यहाँ पे सेव होते हैं। अगर हमारे पास कोई वीडियो से रिलेटेड डाटा है तो वो वीडियोस वाले फ़ोल्डर में सेव होता है, ठीक है? इस तरह पिक्चर्स से रिलेटेड डाटा है तो वो पिक्चर्स वाले फ़ोल्डर में स्टोर होता है। इसलिए अगर हम इसी तरह हम कुछ अगर डाउनलोड करते हैं तो वो हमारे डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर में डाटा सेव होता है। तो ये बेसिकली इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, विंडोज़ का हायरार्की स्ट्रक्चर है। इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि लिनक्स में भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें अब देखें कि जैसे विंडोज़ में हमारी बात कहाँ से स्टार्ट होती है, होम से। ठीक है, ये सारे फ़ोल्डर्स हमारे पास कहाँ आते हैं, होम के अंडर आते हैं। लेकिन लिनक्स में क्या होता है कि आपकी बात स्टार्ट होती है स्लैश से। तो ये जो चीज़ है बेसिकली इसको बोला जाता है कि ये स्लैश है। अब स्लैश के अंदर अब जैसे आप विंडोज़ में देखिए कि होम के अंदर आपका डाउनलोड्स है, डॉक्यूमेंट्स है, पिक्चर्स हैं, मीडिया है, वीडियोज़ हैं। इसी तरह हमारा जो स्लैश होता है ना, उसके अंदर लिनक्स में हमारे पास एक बिन फ़ोल्डर होता है, बूट होता है, डेव होता है, एटसी होता है। इसी तरह ये सारे फ़ोल्डर्स होते हैं। अब हमने क्या करना है कि वन बाय वन हर फ़ोल्डर को देखना है कि कौन से फ़ोल्डर में कौन-सा डाटा यहाँ पे प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि ये स्लैश बिन, ठीक है? तो स्लैश बिन में क्या होता है हमारे पास कि इसकी फुल फॉर्म होती है, बिन का मतलब होता है बाइनरीज़, ठीक है? बाइनरीज़ होती हैं और इसको हम बोलते हैं कि इसमें ऐसी फाइल्स या ऐसा डाटा स्टोर होता है, मीन्स कि बेसिकली इसमें क्या होता है, कमांड्स होती हैं। तो वो कमांड्स इसमें स्टोर होती हैं जो कि ऑल यूज़र्स एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है? हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एसेंशियल बाइनरीज़ दैट कैन बी यूज़्ड बाय दैट कैन बी यूज़्ड बाय ऑल यूज़र्स। लाइक अब देखें कि हमारे पास कुछ कमांड्स होती हैं, जैसे एलएस कमांड है, फिर सीपी कमांड है, उसके अलावा एमवी कमांड है, फिर हमारे पास कैट या बैश वगैरह ये कमांड्स हैं। अब इसमें ये होता है कि चाहे आप रूट से लॉगिन हैं, चाहे आप किसी लोकल यूज़र से लॉगिन हैं, ठीक है? तो आप ये सारी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है? और ये कमांड्स जिस फ़ोल्डर के अंदर पड़ी होती हैं, उस फ़ोल्डर का नाम होता है स्लैश बिन, ठीक है? तो बिन को आपने ऐसे याद रखना है कि इसमें वो डाटा स्टोर होता है जो कि एग्जीक्यूटेबल होता है, और एग्जीक्यूटेबल हमारे पास क्या होती है, कमांड्स होती हैं। हमारे पास बेसिकली 2 तरह की कमांड्स होती हैं। ये एक वो होती हैं जिनको हर तरह के यूज़र्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब लोकल यूज़र भी एग्जीक्यूट कर सकता है, रूट यूज़र या एडमिन यूज़र हम जिसको बोलते हैं वो भी एग्जीक्यूट कर सकता है। तो जो कमांड्स ऐसी हों जो कि लोकल यूज़र भी एग्जीक्यूट कर सकता है और रूट यूज़र तो ऑब्वियसली कर ही सकता है, ऐसी कमांड्स हमारे पास स्टोर जिस फ़ोल्डर में होती हैं उसको बोलते हैं स्लैश बिन फ़ोल्डर, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें स्लैश बूट फ़ोल्डर की, तो इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि बूट फाइल्स इसमें हमारे पास स्टोर होती हैं। अब बूट फाइल्स से क्या मुराद होती है कि ये वो फाइल्स पे मतलब कंटेन होता है जो कि फाइल ज़रूरी होती हैं स्टार्ट करने के लिए सिस्टम को। मतलब अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ तो हम कह सकते हैं कि कंटेन्स फाइल नीडेड टू स्टार्ट लिनक्स, ठीक है? जैसे आपने नोट किया होगा कि जब भी आप अपनी विंडोज़ की मशीन को भी स्टार्ट करते हैं तो मतलब कि वो प्रॉपर स्टार्ट होने के लिए ना वो थोड़ा-सा टाइम ले रही होती है। तो उस टाइम भी बेसिकली वो फाइल्स एग्ज़ीक्यूट हो रही होती हैं जो कि सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो अगर आप अपने विंडोज़ से उन फाइल्स को ही डिलीट कर दें तो आप अपने सिस्टम को स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसी तरह यहाँ पे जो फ़ोल्डर होता है उसको बोलते हैं स्लैश बूट फ़ोल्डर। स्लैश बूट में ना हमारे पास कुछ फाइल्स होती हैं, जैसे कि ग्रब फाइल है। अगर आप इस स्लैश बूट वाले फ़ोल्डर में से कोई एक फ़ाइल भी डिलीट करते हैं तो आप अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सारा वो डाटा होता है स्लैश बूट के अंदर। वो सारी फाइल्स पड़ी हुई होती हैं जो कि आपके लिनक्स सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होती हैं। आप इनमें से किसी एक फ़ाइल या फ़ोल्डर को भी डिलीट कर देंगे तो आप फिर अपने लिनक्स सिस्टम को स्टार्ट नहीं कर सकते।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास फ़ोल्डर है स्लैश डेव फ़ोल्डर। स्लैश डेव बेसिकली डिवाइसेस का फ़ोल्डर होता है। लाइक आप कोई भी हार्ड डिस्क अटैच करते हैं अपने सिस्टम के साथ, तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी स्लैश डेव वाले फ़ोल्डर में शो होगी, ठीक है। जैसे इसमें होता है हमारे पास स्लैश डेव, अगर फ़र्ज़ करें आपने SDA नाम से कोई डिस्क इसके साथ अटैच की है, तो वो आपको इस तरह स्लैश डेव के अंदर SDA नाम से शो हो रही होगी। मीन्स कि आपकी जो हार्ड डिवाइसेस होती हैं, उनका जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको स्लैश डेव वाले फ़ोल्डर में नज़र आएगी। उसके बाद हमारे पास होता है ETC फ़ोल्डर। ETC बेसिकली फ़ोल्डर हमारे पास होता है कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल्स के लिए। कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल्स मतलब कि जैसे मतलब जिन फ़ाइल्स को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकें, ठीक है। जैसे हमारे पास एक फ़ाइल होती है /etc/passwd, ठीक है। अब देखिए इस फ़ाइल में हमारे पास क्या होता है कि यूज़र से रिलेटेड डाटा होता है। हम जब भी कोई यूज़र ऐड करते हैं तो उसमें यूज़र का नाम शो हो रहा होता है, उसका पासवर्ड शो हो रहा होता है, फिर उसकी जो भी डेस्टिनेशन है वो शो हो रही होती है, उसका जो शेल है वो शो हो रहा होता है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि ये सारे डाटा को अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम फ़ाइल्स जिनको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज करना चाहें, तो वो सारी आपकी जो फ़ाइल्स होती हैं ना वो /etc फ़ोल्डर के अंदर पड़ी होती हैं। इसलिए इस फ़ोल्डर का जो नाम है वो है कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल्स, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग फ़ाइल्स को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद /होम है, तो /होम में बेसिकली क्या होता है कि कंटेन्स पर्सनल फ़ोल्डर्स फॉर ऑल यूज़र्स। मीन्स कि आप जितने भी यूज़र्स क्रिएट करते हैं उनके नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाता है जो कि /होम फ़ोल्डर के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। ये डायरेक्टरी है /होम, इसके अंदर आपने जितने भी यूज़र्स क्रिएट किए होंगे, मतलब सिस्टम के यूज़र्स नहीं, जो यूज़र्स आपने क्रिएट किए होंगे, ये मैंने आपको दिखाया भी था जब हम यूज़र्स एंड ग्रुप मैनेजमेंट वाले ही हमने क्लास ली थी, तो मैंने दिखाया था कि जब भी हम कोई यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसके नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट होता है और वो फ़ोल्डर /होम डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होता है। तो /होम स्पेसिफिकली क्या करता है कि पर्सनल फ़ोल्डर्स स्टोर करता है फॉर ऑल यूज़र्स, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आता है लिब की फुल फॉर्म होती है लाइब्रेरीज़, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप इसके ये कह लें कि लाइब्रेरीज़ फॉर सिस्टम कमांड। तो अब इसमें देखें क्या होता है कि जैसे फ़र्ज़ करें आपने ls कमांड एग्जीक्यूट करनी है या आपने cp कमांड यूज़ करनी है, तो बहुत सारी ऐसी कमांड्स होती हैं कि जिनको एग्जीक्यूट होने के लिए किसी फ़ाइल की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे जो ls कमांड होती है ना, इसको अगर आपके सिस्टम में एक फ़ाइल होती है .st एक्सटेंशन के साथ, आई गेस .st ही है, तो अगर ये एक हिडन फाइल है, अगर ये फाइल आपके सिस्टम में मौजूद नहीं होगी तो आप ls कमांड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, या अगर ये फाइल आपके सिस्टम में नहीं होगी तो आप cp कमांड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो मीन्स कि ये जो लिब होती है ना, ये उन फाइल्स को स्टोर करता है जो कि किसी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए जो फाइल्स सपोर्ट कर रही होती हैं, उन फाइल्स को ये /lib फ़ोल्डर जो है ना, ये उनका डाटा स्टोर रखता है। मतलब कि आप अगर स्लैश जो आपके लिब फ़ोल्डर है उसमें से भी कोई फ़ाइल डिलीट कर देंगे तो हो सकता है कि उस फ़ाइल के होने की वजह से बहुत सारी कमांड एग्जीक्यूट करती हों, और अगर आपने उसी फ़ाइल को डिलीट कर दिया तो आपकी बहुत सारी कमांड जो है ना वो वर्क नहीं करेंगी, जैसे कि ls कमांड नहीं वर्क करेगी, cp कमांड नहीं वर्क करेगी। तो लिब बेसिकली क्या है कि लाइब्रेरीज़ फॉर सिस्टम कमांड्स, यानी कि आपकी कमांड्स को एग्जीक्यूट होने के लिए जिन सपोर्टिंग फाइल्स की ज़रूरत होती है उनको ये स्टोर करता है, ठीक है। उसके बाद मीडिया है, तो मीडिया की डेफिनेशन ये है रिमूवेबल मीडिया। ये इसमें बेसिकली ये इंफॉर्मेशन होती है रिमूवेबल मीडिया की, यानी कि जैसे कि आप अपने सिस्टम के साथ USB को अटैच करें, ठीक है, या किसी DVD को अटैच करें, मीन्स जिसको आप प्लग इन एंड प्लग आउट कर सकें, तो उसका जब आप प्लग इन करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी मीडिया वाले फ़ोल्डर के अंदर आपको शो हो रही होती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका फ़ोल्डर है MNT का मतलब होता है माउंट पॉइंट। तो माउंट पॉइंट में ये है, आप इसकी अगर आप डेफिनेशन पे जाएं तो ये है कि टेम्परेरी स्टोरेज एरिया।
टेम्परेरी स्टोरेज एरिया। अच्छा, इसमें आप ये कहें कि जब भी आप जैसे यूएसबी, ठीक है, तो यूएसबी को अगर आप अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अटैच करते हैं तो लिनक्स क्या करता है कि ऑटोमेटिकली उस यूएसबी को आपके सिस्टम में ओपन नहीं करता। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है कि आपको उसको किसी फ़ोल्डर के साथ अटैच करना पड़ता है उस यूएसबी के साथ, और फिर उस फ़ोल्डर के अंदर आपकी उस यूएसबी का जितना भी डाटा होता है ना वो शो होता है। तो उस फ़ोल्डर का बेसिकली नाम है एमएनटी, यानी कि आपने क्या किया कि एक यूएसबी अटैच की, अब उस यूएसबी का कोई भी डाटा ऑटोमेटिकली आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे शो नहीं हो रहा। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करनी होती है /MNT और आगे फिर जो भी आपके इस यूएसबी का नाम है, ठीक है, वो आपने कमांड एग्जीक्यूट करनी है। उसके बाद उस /MNT फोल्डर के अंदर जो भी डाटा है वो आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया, यानी कि जितनी देर आपकी यूएसबी लगी रहेगी वो आपका जो यूएसबी का डाटा है वो आपको यहाँ पे शो होता रहेगा एमएनटी के अंदर। आप उसको रिमूव करेंगे तो अच्छा, उसके बाद है ओपीटी। ओपीटी का मतलब होता है ऑप्शनल सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे गूगल है, गूगल क्रोम है, मतलब आप बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं, तो आप कोई भी ब्राउज़र अगर यूज़ करना चाहते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि क्रोम है, गूगल है, ठीक है, तो अगर आप उसको डाउनलोड करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आपको ओपीटी में शो होगी, लाइक इस तरह /OPT/Google या /OPT/Chrome, मीन्स कि आपके जो भी ऑप्शनल सॉफ्टवेयर हैं वो आपको /OPT फोल्डर में नजर आएंगे। उसके बाद है प्रोक का मतलब होता है प्रोसेस इंफॉर्मेशन। इसमें ये होता है कि आपके सिस्टम की जो भी सीपीयू इंफॉर्मेशन होती है या जो भी मेमोरी इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है /proc फोल्डर के अंदर, ठीक है। और जो आपका /root होता है, इसमें बेसिकली आपके फोल्डर होते हैं, जैसे कि आपका /home फोल्डर है या आपका /etc फोल्डर है। ये जो फोल्डर हैं ये सारे आपके /root में पड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद /run फोल्डर है। रन बेसिकली क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन आप इस तरह कर सकते हैं कि रनिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन। रनिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन यानी कि इसमें क्या होता है कि टेम्परेरी डाटा इसमें होता है जो कि आपके सिस्टम के स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा होता है, ठीक है। लाइक आप ये कहें कि जब भी आप अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, अब उसमें आपने जितने भी सॉफ्टवेयर्स ओपन किए हुए हैं, ठीक है, या आप कहें कि जब आपका सिस्टम रन कर रहा होता है तो जो लिनक्स क्या करता है कि हर सिस्टम के ना एक टेम्परेरी इंफॉर्मेशन मतलब अपने एक फाइल में स्टोर रखता है कि कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, कितने टाइम से चल रही हैं, उनके प्रोसेस आईडी क्या है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन वो जिस फोल्डर में टेम्परेरी स्टोर करता है उसको बोलते हैं /run। अब आप जैसे ही अपने सिस्टम को शट डाउन करेंगे तो ये फोल्डर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो मतलब क्योंकि देखिए इसका काम क्या है कि रनिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन, यानी कि आपका सिस्टम जब रन कर रहा होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन ये स्टोर कर रहा है। लाइक आपने गूगल ओपन किया हुआ है, आपने VIM एडिटर ओपन किया हुआ है, तो बैकएंड पे ये क्या बता रहा होता है कि VIM एक प्रोसेस चल रहा है, उसकी ये प्रोसेस आईडी है, ठीक है, या गूगल चल रहा है उसकी वजह से इतनी CPU कंजम्पशन हो रही है, इतनी मेमोरी इसमें यूज़ हो रही है। तो ये मतलब आपके रनिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन को स्टोर रख रहा है ना। तो जब आप अपने सिस्टम को शट डाउन करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन सारी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। तो इसके अंदर बेसिकली /run के अंदर क्या होता है कि आपके रनिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन जमा होती है, ठीक है। अच्छा, एसबिन में ये होता है कि अब देखिए जैसे पहले मैंने यहाँ पे बताया कि एक बिन फोल्डर होता है आपके पास और एक आपके पास एसबिन फोल्डर होता है। बिन फोल्डर में क्या होता है कि वो सारी कमांड्स मतलब कि कमांड्स की इंफॉर्मेशन होती है जो कि तमाम यूज़र्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे लोकल यूज़र भी वो एग्जीक्यूट कर सकता है या रूट भी कर सकता है। लेकिन एसबिन के अंदर सिर्फ वो आपकी कमांड्स स्टोर होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ रूट यूज़र कर सकता है, जैसे कि रीबूट कमांड, ठीक है, उसके बाद
शट डाउन कमांड, ये जो कमांड्स होती हैं ना, ये लोकल यूज़र एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो एसपिन के अंदर आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स ही होती हैं, बट वो ऐसी फाइल्स जो कि सिर्फ एडमिन या रूट यूज़र एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन इस फोल्डर में पड़ी होती है। ओके, उसके बाद एसआरवी का मतलब होता है सर्विसेज, यानी कि आपके सिस्टम में कितनी सर्विसेज चल रही हैं, उनकी इंफॉर्मेशन जो है ना वो एसआरवी फोल्डर में होती है। उसके बाद होता है टीएमपी। टीएमपी को आप ऐसे समझें, ये बेसिकली होते हैं टेम्परेरी फाइल्स। ठीक है, आप जैसे विंडोज़ में एग्जांपल लें कि आपका ट्रैश फ़ोल्डर आपके पास होता है, ठीक है? आप अपने कोई भी फ़ाइल या फ़ोल्डर डिलीट करते हैं तो वो 30 डेज़ के लिए या जितनी भी एक लिमिट होती है उतनी देर तक वो ट्रैश फ़ोल्डर में चला जाता है, वहाँ से फिर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। तो ये टेम्परेरी फ़ोल्डर, टीएमपी फ़ोल्डर यहाँ पे सेम ऐसा ही होता है कि ये मतलब कि टेम्परेरी आपकी फ़ाइल्स को स्टोर करता है और कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली उनको डिलीट कर देता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है यूएसआर फ़ोल्डर। अच्छा, इसको आपने यूज़र फ़ोल्डर से कभी भी मतलब कि कंपेयर नहीं करना। यूज़र में और यूएसआर में डिफ़रेंस होता है। इसका ये मतलब होता है कि यूज़र प्रोग्राम, जैसे कि अब देखें कि अगर हम उबंटू की मशीन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वीआईएम एडिटर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता। तो अगर हम ये यूटिलिटी, ये बेसिकली क्या होता है कि हम जो भी यूटिलिटीज़ अपने काम के लिए डाउनलोड करते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन इसमें होती है, ठीक है? जैसे वीआईएम, तो इसको अगर हम इंस्टॉल करेंगे तो इसकी इन्फॉर्मेशन यूएसआर फ़ोल्डर में पड़ी होगी। अगर हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे तो इसकी इन्फॉर्मेशन यूएसआर फ़ोल्डर में होगी, ठीक है? उसके बाद लास्ट पे आता है वार। वार का मतलब बेसिकली क्या होता है? वेरिएबल डाटा, यानी कि ऐसा डाटा जो हर लम्हे चेंज हो रहा हो, ठीक है? तो वो हमारा डाटा होता है वार में। जैसे कि आप देखें कि लॉग फाइल्स को ही आप देख लें। अब लॉग क्या होते हैं कि हर लम्हे चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है? मीन्स के किसी यूज़र ने लॉगिन किया तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन स्लैश वार में स्टोर हो जाती है। थोड़ी देर बाद किसी और ने लॉगिन किया, अब उस यूज़र की भी इसमें इस वार फाइल में इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। फिर फ़र्ज़ करें कि पहले यूज़र ने लॉग आउट किया तो उसके लॉग आउट होने की इन्फॉर्मेशन सारी जो है ना वो इस फ़ाइल में स्टोर होती जाएगी। यानी कि जैसे-जैसे आप अपने सिस्टम पे वर्किंग करते जाएँगे, उसके अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स जो है ना वो आपके इस वार फ़ोल्डर में स्टोर होती जाएगी। यानी कि क्या है कि ये ऐसी फाइल्स हैं कि जिनका डाटा हर लम्हे चेंज होता जा रहा है। तो ये जो वेरिएबल डाटा हमारे पास होता है ना, ये सारा होता है हमारा स्लैश वार के अंदर। जैसे हमारे पास स्लैश वार के अंदर स्लैश लॉग है, तो लॉग फाइल हर लम्हे चेंज हो रही होती है, मतलब हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो सब लॉग्स की शक्ल में इस फाइल में स्टोर हो रहा होता है। फिर हमारे पास स्लैश वार होती है, स्लैश वार स्लैश मेल। तो मेल्स जैसे आती हैं, सेंड होती हैं, रिसीव होती हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन ये वार फोल्डर के अंदर स्टोर हो रही होती है। या हमारे पास वेबसाइट का डाटा है तो वार www इस फोल्डर में वो चेंजेस हो रही होती हैं। तो वार बेसिकली क्या है कि वेरिएबल डाटा जो आपका हर लम्हे चेंज हो रहा है। तो ये सारा है लिनक्स का डाटा स्ट्रक्चर। इनमें अगर आप किसी भी फ़ोल्डर में आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी ये इंटरव्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब मैंने खुद भी जब इंटरव्यू सीखते हैं कि स्लैश प्रॉक फ़ोल्डर में क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है या स्लैश ईटीसी का, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें किस तरह का डाटा स्टोर होता है, स्लैश बूट का क्या पर्पज़ है। तो आपको ये सारी फ़ोल्डर्स के नाम, उनका पर्पज़, ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए।